मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज की ओर से हिंदी विभाग में आज पुनः मगध विश्वविद्यालय की ओर से जो प्रस्तुति है वो इस विषय पर है कि कोरोना के दौर में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लगातार इस विकल्प के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। इस दौर में आधुनिक काल में जो चर्चा हुई कल, वो ये चर्चा हुई कि आधुनिक काल के नामकरण पर बातचीत हुई है, आधुनिक काल के विषय में बातचीत हुई। कल की चर्चा साहित्य के दो रूप, जिसमें आप देखें कि पद्य और गद्य ये दो रूप थे, इस पर बातचीत हुई। अब आज की जो बातचीत है वो हम आधुनिक काल में गद्य, इस पर बातचीत कर रहे हैं। आधुनिक काल में गद्य के पहले अगर हम विचार करें तो हम यह पाते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन सभी कालों में गद्य का एक रूप रहा है। गद्य व्याप्त है, परंतु जैसे बनारसी दास का वो गद्य है ना, जो कहा जाता है कि पहला गद्य उनका प्रस्तुत हुआ, लेकिन उस प्रस्तुति में भी आप देखेंगे कि उस गद्य में पद्य के पुट मिलते हैं। जैसे महादेवी वर्मा के कहानियों में, जीवनी में, उपन्यास में, या कहें कि महादेवी वर्मा के किसी भी लेख की बात करें तो उस लेख में आप पाएंगे कि वो कविता की शैली आती है। जयशंकर प्रसाद में आप देखेंगे कि वो जब लिखते हैं आपका चंद्रगुप्त, वो लिखते हैं स्कंदगुप्त, वो लिखते हैं कई रचनाएं उनकी आप पढ़ लीजिए, आजाद शत्रु, तो सब में आप देखेंगे कि एक कविता के पुट आते हैं, उसमें पद्य जैसी शैली नजर आती है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हीं शैलियों पर उनकी रचनाएं हुई। उसी प्रकार से आधुनिक युग में आप देखेंगे कि उससे पहले जब गद्य की जो बातचीत हुई वो आदिकाल और मध्यकाल में, उस गद्य में पद्य के पुट मिलते हैं। गद्य भले ही गद्य में रचनाएं गद्यात्मक होती हैं, लेकिन पद्य जैसी शैली होगी, पद्य जैसा वो रूप होगा, इसमें परिवर्तन हुआ आधुनिक काल में आकर। आधुनिक युग में आप देखेंगे कि गद्य और पद्य बिल्कुल विभाजित हो गया। गद्य अपना एक स्थायी रूप लिया, जिस स्थायी रूप में आप देखेंगे कि गद्य में सबसे पहले कवि प्रिया नाम से भारतेंदु की रचना आने लगी। कवि प्रिया जो पत्रिका थी, उस पत्रिका में तो कई गद्य की रचनाएं उसमें प्रारंभ हुई। आप देखेंगे कि गद्य के विषय में केवल भारतेंदु ही नहीं, भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल के जितने रचनाकार हैं, जिसमें आप लक्ष्मण सिंह को ले लें, जिसमें आप देवकीनंदन खत्री को ले लें, ऐसे जितने भी रचनाकारों को आप देखेंगे, उन सब में आप पाएंगे कि उन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि चीज़ों को लिखने का आविर्भाव किया, प्रस्तुति हुई, रचनाओं में हुई। इसका मतलब हुआ कि गद्य ने अपना एक रूप बनाया और उस रूप में आधुनिक काल बहुत आगे अग्रसर हुआ। आगे चल के जब आप देखेंगे कि देवकीनंदन खत्री जब एक उपन्यास लिखते हैं चंद्रकांता, तो आप देखेंगे कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी की ओर अपने आप को लाया। यानी बहुत लोगों ने हिंदी सीखी, क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना था, उसे पढ़ने के लिए उनको हिंदी सीखनी बहुत ज़रूरी थी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि देवकीनंदन खत्री की रचनाओं को जानने और समझने के लिए बहुत सारे हिंदी भाषा भाषी न होने के बावजूद हिंदी में आए, और उन्होंने देवकीनंदन खत्री की रचनाओं को खास तौर पे, जो 1896 की रचना थी चंद्रकांता, जिसकी चंद्रकांता सतसई के नाम से, सतसई नहीं ससई करके कुछ रचनाओं का नाम था, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाषा पर पकड़ बनाने का प्रयास किया। इसका मतलब हुआ कि गद्य ने पूरी तरह से अपना एक रूप बदलकर और पूरी तरह से जीवन को स्थापित करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में आप पाते हैं कि जब गद्य इतना विस्तार रूप लेता है, तभी आप आगे जाएंगे और भारतेंदु युग से निकलकर आप द्विवेदी काल में आते हैं। द्विवेदी युग में जब आप आते हैं तो देखते हैं कि द्विवेदी युग में सरस्वती जैसी पत्रिका बहुत ही बढ़ चढ़कर
आगे जनता तक पहुंचने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और इसका मतलब ये हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि कविता के क्षेत्र में तो थे ही, लेकिन गद्य पर उनकी बड़ी खास पकड़ थी और उस पकड़ की वजह से गद्य को इतना स्थान मिला कि आप देखेंगे कि छायावाद भले ही कविताओं का एक दौर रहा हो, लेकिन उसी दौर में प्रेमचंद जैसे एक बड़े कथा सम्राट का उदय होता है। और प्रेमचंद ठीक 1907 में करबला को लेकर आते हैं, सोजे वतन लेकर आते हैं। तब कहा जाता है कि प्रेमचंद गद्य में आ तो गए, गद्य लेखन तो कर रहे हैं, लेकिन रचनाएं उर्दू में हैं। बात तो सही है कि रचनाएं करबला और सोजे वतन जैसी रचना तो सीधे सीधे उर्दू की रचना है। तो प्रेमचंद गद्य तो लिख रहे हैं, लेकिन भाषा हिंदी नहीं है, भाषा उर्दू पर जा रही है। और जब उर्दू आप लिख रहे हैं तो उर्दू और हिंदी में फ़र्क है। वहाँ पर स्वागत है कि वो कहना पड़ेगा तशरीफ़ लाइए, तो फ़र्क पड़ता है। तो उसको उर्दू को हिंदी भाषी लोगों को सीखने के लिए उर्दू सीखने की आवश्यकता पड़ गई। ये एक परेशानी का सबब था गद्य के लेखकों को और पाठकों को भी। प्रेमचंद इसके पश्चात 1915 में पंच परमेश्वर लेकर आते हैं और यहाँ से हिंदी की रचना शुरू होती है। और इस रचना का जो बीज बोया गया, इसने प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान तक प्रेमचंद को पहुँचाया। और गोदान तक जाते जाते प्रेमचंद केवल प्रेमचंद नहीं रहे, बल्कि गद्य के सम्राट, कथा सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए, जिन्होंने कथा सम्राट में, कहानी और उपन्यास में अपनी ख्याति दिखाई। और इन ख्यातियों में प्रेमचंद का अपना एक युग चल पड़ा, जिसमें कहा गया कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद उत्तर युग, 3 युग प्रेमचंद के नाम पे स्थापित हो गया। आलोचकों ने पहले जो प्रेमचंद के रचनाओं में आने से पहले अगर आप देखेंगे तो उनको आलोचकों ने कहा कि यह प्रेमचंद पूर्व की रचनाएं हैं, और फिर प्रेमचंद युगीन रचनाएं, और फिर प्रेमचंद उत्तर रचनाएं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से पूरा युग चला और उसके नाम से साहित्य की रचनाएं विभाजित की गई। इसका मतलब है कि गद्य में प्रेमचंद ने निश्चित रूप से अपनी ताकत दिखाई और अपना पावर सामने लाया। नतीजा क्या हुआ कि गद्य बहुत विस्तार रूप ले लिया, और फिर तो रचनाएं इतनी ज़्यादा गद्य में हुई कि पद्य धीरे धीरे, छायावाद के बाद आप देखेंगे कि छायावाद के बाद पद्य थोड़ी धूमिल पड़ती है गद्य के आगे। गद्य इतना, प्रेमचंद इतने हावी हो जाते हैं, जैनेन्द्र हावी हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उसी में भगवती शरण वर्मा आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रचनाकार, उसमें यशपाल की रचनाएं जब दिव्या लेकर आते हैं, गद्य इतना विस्तार रूप लेता है। हम इस पर बातचीत करेंगे कि गद्य की रचनाएं आखिर कैसे विस्तार रूप लेती है, गद्य का विकास, इस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।